वियतनाम की नंबर 1 कार कंपनी विनफास्ट ने भारतीय कार बाजार में एंट्री कर ली है और इसी के साथ अपनी बाकी कार कंपनियों के होश भी उड़ा दिए हैं। विनफास्ट ने VF6 और VF7 जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी इसकी कीमतों का खुलासा कर दिया है। VF6 का शुरुआती एक शोरूम प्राइस करीब 16.5 लाख रुपए के आसपास है। वहीं VF7 का एक शोरूम प्राइस 20,90,000 रुपए से शुरू होता है। विनफास्ट इंडियन मार्केट में अपनी किफ़ायती और फीचर लोडेड इलेक्ट्रिक एसयूवी के जरिए टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, MG मोटर समेत बाकी कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। विनफास्ट ने VF6 और VF7 लॉन्च के साथ ही ग्राहकों को कई बड़े ऑफर्स देने का भी ऐलान किया है। विनफास्ट की इन दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी पर ग्राहकों को जुलाई 2028 तक देश भर में फ्री चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। इसी के साथ 3 साल के लिए फ्री मेंटेनेंस भी मिलेगा। यही नहीं, आपको इन दोनों प्रीमियम ईवी के साथ पेनोरमिक ग्लास रूफ के लिए फ्री कर्टेन्स भी दिए जाएंगे। और तो और VF6 मॉडल पर 7 साल या फिर 1.6 लाख किलोमीटर और VF7 पर 10 साल या 2 लाख किलोमीटर की वारंटी भी मिलेगी। इसी के साथ देश भर के 19,000 से ज़्यादा पिन कोड पर 24/7 रोड साइड असिस्टेंस की भी सुविधा कंपनी की तरफ से दी जा रही है। तो प्रियंका मैम, इतने सारे ऑफर जो हैं वो विनफास्ट अपने ग्राहकों को दे रही है, ग्राहकों को अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश है। तो इससे जो भारतीय बाजार में पहले से जो कंपनियां हैं, चाहे वो MG है, महिंद्रा है, मारुति है, टाटा है, इस पर क्या असर देखने को मिलेगा? क्या इनको सीधी टक्कर यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, बहुत ही अग्रेसिव मार्केटिंग के साथ सिमरनजीत हम ये विनफास्ट को उतरते हुए देख रहे हैं। गाड़ी का नाम VF यानी विनफास्ट का शॉर्ट फॉर्म इन्होंने रखा है। तो इनकी ना 3 pronged स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है। पहली कि भाई प्रीमियम मॉडल्स को बहुत ही आक्रामक प्राइसिंग के साथ उतारना। दूसरी, ये कार पार्ट्स की सोर्सिंग भी लोकल मार्केट से करने वाले, मैन्युफैक्चर तो कर रहे हैं पर जो इनके पार्ट्स हैं उनकी भी सोर्सिंग ये जो है वो लोकल मार्केट से करेंगे। और अग्रेसिव मार्केटिंग में डीलरशिप को 27 शहरों तक पहुंचाने का इनका प्लान भी है। तो हमारा देश जहां पर अभी हम EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से यूज टू ही हो रहे हैं, वहाँ वियतनाम की ये विनफास्ट जो है वो नाम के अनुरूप बहुत ही फास्ट एंट्री उसने मारी है। और जो ऑलरेडी स्थापित ब्रांड्स हैं EV के हमारे देश में, जिन्हें अभी खुद ही टेकर्स नहीं मिल रहे हैं, उनके बीच में ये वियतनाम की कंपनी क्या कंज्यूमर्स को लुभा पाएगी? और इसीलिए आपको फ्री सर्विसिंग मिल रही है, आपको ये फ्री मिल रहा है, आपको वो फ्री मिल रहा है। काफ़ी जो है फ्री गिफ्ट्स जो है, गुडी बैग उनको देने पड़ रहे हैं अपने कंज्यूमर्स को। लेकिन हाँ, अग्रेसिव मार्केटिंग नज़र आ रही है। प्राइसिंग बहुत अग्रेसिव है सिमरनजीत। ऐसा लग रहा था कि 30 लाख से नीचे तो होगी नहीं। इनकी एक कार जो थोड़ी सी बेटर वर्जन वाली जो होती है, अपग्रेडेड मॉडल जो होती है, वो 30 लाख तक जाएगी। लेकिन इन्होंने उस प्राइस को कंट्रोल रखा है। तो जो बेसिक मॉडल है वो हम देख रहे हैं 16.5 लाख से 18,30,000 की रेंज में है। और जो VF7 वेरिएंट है जो थोड़ा सा प्रीमियम है, वो भी 25.5 लाख के अंदर ही सिमट जा रहा है। तो प्राइसिंग को कंट्रोल करने की भयंकर कोशिश की गई है। इलेक्ट्रिक एसयूवीज के यूनिवर्स में इस तरह की प्राइसिंग डेफिनेटली सरप्राइजिंग है। मुझे लगता है केवल MG हेक्टर की, आप ही मुझे बता रहे थे, गाड़ी जो प्राइसिंग के मामले में इनको टक्कर दे पा रही है। अदरवाइज इन्होंने प्राइसिंग बहुत अग्रेसिव रखा है। किसको किसको टक्कर मिल रही है? टाटा मोटर्स की टाटा कर्व को, टाटा हैरियर की EV को, M&M की BE6 को, XEV 9e को। एक तो इनके नाम बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब विनफास्ट ने क्या किया, तमिलनाडु में ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और वहाँ 50,000 वाहनों को मैन्युफैक्चर करने की उसकी सालाना क्षमता है। लेकिन तैयारी ये है कि 16,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ अपने जो 50,000 गाड़ियों का ये निर्माण कर रही हैं, उसे वो 3 लाख यूनिट पर ले जाएंगी। 27 शहरों में डीलरशिप खोलने की तैयारी है। डेफिनेटली उन्हें दिख रहा है कि EV स्पेस जो है भारत में, यहाँ पर वो कुछ कमाल कर सकती हैं और लोगों को अट्रैक्ट कर सकती हैं। चुनौतियाँ बहुत रहने वाली हैं क्योंकि उनके जो कंपटीशन है ना, सभी बड़े बड़े दिग्गज नाम हैं, वो तो चुप नहीं बैठने वाले हैं। वो भी इसी तरह से मार्केट शेयर गेन करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, अभी सभी का अटेंशन तो वो गेन कर रही हैं इस बहुत ही अग्रेसिव प्राइस पॉइंट के साथ। सिमरन जी, तो प्रियंका हम इसकी अगर हम जैसे भी हमने कीमतों की भी इसकी बात करी है कि VF6 का जो शुरुआती दाम जो होगा वो 16.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो सकता है और VF7 का 21 लाख रुपए के आसपास इसकी जो है शुरुआत हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मिडिल क्लास जो खरीदार है, जो मिडिल क्लास परिवार हैं, क्या ये दाम उनको अट्रैक्ट कर पाएंगे EV सेगमेंट के अंदर? क्योंकि
MG विंडसर की अगर हम बात करें तो उस गाड़ी की जो कीमत है वो 14 लाख रुपए के आसपास से वो शुरू होती है और उसका जो टॉप मॉडल है वो 19 लाख रुपए के आसपास जाता है। तो क्या ये जो विनफास्ट के 2 मॉडल आए हैं, इनके जो दाम हैं, ये मिडिल क्लास जो खरीदार हैं गाड़ियों के, उनको अट्रैक्ट कर पाएंगे? ये बड़ा मुश्किल लगता है सिमरजीत, क्योंकि ईवी का जो हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, अभी वो वैसा सपोर्ट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अभी जो पूरी E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के जो बहस छिड़ी हुई है, इसमें कुछ कंज्यूमर ईवी लेने की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन क्या उनके आसपास ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर है? ये अगर है तो मुझे लगता है कि प्राइसिंग को लेकर के ना, अगर आप ये देखिए, मैं एक कंपैरिजन कर रही थी इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल की कार की प्राइसिंग, मतलब रनिंग का, पर किलोमीटर रनिंग का। आप जानते हैं पेट्रोल की कार की पर किलोमीटर रनिंग बैठती है 5 से 10 रुपए, और एक ईवी की जो पर किलोमीटर रनिंग है वो 86 पैसे से 1 रुपए तक की बैठती है। तो कैन यू सी द डिफरेंस? ठीक है। इसको जब मैंने कहा कि चलो मैं मान लेती हूँ कि ये मैंने अगर वो गाड़ी चला रही हूँ मैं, तो मेरा एक महीने में अगर पेट्रोल पर 12,000 रुपए का खर्चा आ रहा है, वही खर्चा सीधा सीधा अगर मैं 1 रुपये मान लूँ ईवी का खर्चा मुझे आ रहा है पर किलोमीटर, और मेरे लिए वो कितना बन रहा है? वो बन रहा है केवल 1200 रुपये। तो जो रनिंग कॉस्ट है ना, वो बहुत मायने रखेगी। प्लस जिसकी जेब में पैसा है और जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा होने के बाद भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो ये नहीं चलने वाली है। अभी देखिए, एक प्रोडक्ट लाने के लिए गुंजाइश है, एक वहाँ पर गैप नज़र आ रहा है, और ईवी जो है वो नया एक नई तकनीक है और लोग इसकी ओर माइग्रेट करना चाहेंगे। पोल्यूशन को लेकर के सरकारें, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के हर जगह आवाज़ उठ रही है, तो ईवी गाड़ियाँ तो हम इस तरह आते हुए देखेंगे। पर चाहे वो प्राइस कितनी भी सस्ती क्यों ना ले आए, जब तक उसका सपोर्ट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कोई भी कंपनी, विनफास्ट क्या, जो एग्जिस्टिंग हमारी ईवी कंपनी जो भारत की ऑलरेडी है, उनके लिए भी सक्सीड कर पाना बहुत मुश्किल होगा। एक सवाल जो कस्टमर माइंडसेट पे भी रहने वाला, क्योंकि कस्टमर जो हैं, जो भारतीय कंज्यूमर्स हैं या भारतीय कस्टमर जो हैं, इनका टाटा और महिंद्रा जैसी गाड़ियों पर ज़्यादा भरोसा इनका देखने को मिलता है। तो क्या वियतनाम की ये नई कंपनी क्या भारत में जगह बना पाएगी? क्या लोगों में एक वो विश्वास पैदा कर पाएगी कि हाँ, हम आपको टाटा और महिंद्रा से ज़्यादा बेहतर गाड़ी देंगे, ज़्यादा बेहतर सर्विस देंगे? क्या ये लोगों में अपनी जगह बनाने में कामयाब होगी? आपको ऐसा लगता है? इसीलिए तो इतने सारे ऑफर्स दे रही हैं सिमरनजीत, क्योंकि इनको टक्कर देना है वो उन ब्रांड्स को जो सालों साल से हैं, लेगेसी ब्रांड्स हैं, जिन्होंने अपने आप को साबित किया है। प्लस आप जब एक कार खरीदते हैं, आपने कार तो खरीद ली, आपने लोन लिया या जैसे भी किया, आपने कार खरीद ली, अब आपको आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। विनफास्ट का आफ्टर सेल सर्विस का क्या नेटवर्क है, वो डीलरशिप बढ़ाएगी, 27 शहरों में लेकर जाएंगी, पर अभी क्या है? सो मुझे लगता है इसको अभी अब्जॉर्ब करने में इंडियन कंज्यूमर, इंडियन व्हीकल ओनर्स जो हैं वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, इनको वहाँ पर भी टक्कर होगी। अग्रेसिव इसीलिए प्राइसिंग है, इसीलिए इतने सारे ऑफर्स हैं, और अब आफ्टर सेल सर्विस पर जो है ना, एक गाड़ी की सक्सेस जो है वो मुझे लगता है एज अ कंज्यूमर मेरे लिए बहुत मायने रखती है। गाड़ी तो मैं खरीद लूँगी चमचमाती हुई शोरूम से, पर अगर उसे कुछ होगा तो उसका क्या होगा? मैं उसको चार्ज कैसे करूँगी? क्या मेरे पास, मेरे आसपास वैसा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो ये सारी बातें, तो मुझे लगता है कि नई चीज़ बाजार में उतरी, सबका ध्यान तो ले जाएगी, स्पेशली अगर इतने सारे ऑफर्स और डील्स दे रही है। लेकिन हाँ, देखने वक्त ही बताएगा कि आखिर आगे इसको कितना पसंद करते हैं भारतीय कार खरीदार।